प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आज हम बीए द्वितीय वर्ष के पाश्चात्य राजनीतिक विचारों के अंतर्गत बोधा के संप्रभुता संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करेंगे, क्योंकि संप्रभुता के बारे में स्पष्ट परिभाषा और स्पष्ट रूप से व्याख्या बोधा ने करी है। तो इस आधार पर हम बोधा के बारे में बात करेंगे। जीन बोधा, उसकी जीवनी, रचनाएं और पद्धतियों के बारे में हम अध्ययन शुरू करते हैं कि यह महान फ्रांसीसी दार्शनिक था जिसका जन्म 1530 में हुआ था। और इनका जन्म ऐसे युग में हुआ जहां फ्रांस में गृह कलह और धर्म युद्धों का अखाड़ा बना हुआ था। और फ्रांस में उस समय तक 1598 तक 9 धर्म युद्ध हो चुके थे और एक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन भी चल पड़ा था जिसे पॉलिटिक्स कहते थे। बोधा पर इस धार्मिक आंदोलन का प्रभाव पड़ा और वह उसका समर्थक भी बन गया। पॉलिटिक विचारक प्रधानतः धार्मिक सहिष्णुता के पक्षधर थे। वे धार्मिक सहिष्णुता को नीति के रूप में स्वीकारते थे, नैतिक सिद्धांतों के रूप में नहीं। वो केवल एक पॉलिसी के रूप में ध्यान रखते थे, ना कि जो इन मोरल थ्योरीज होती हैं उनके रूप में नहीं। वे उपयोगितावादी आधार पर धार्मिक संपीड़न का खंडन करते थे। सामान्य रूप से बोधा इसी वर्ग का व्यक्ति था और अपने कृतियों में धार्मिक सहिष्णुता की नीति का समर्थन करता है। बोधा को हेनरी तृतीय ने बहुत प्रभावित किया, या उनसे वो बहुत प्रभावित हुए और बोधा को अपने दरबार में रख लिया। बोधा फ्रांस के चैम्बर ऑफ डेप्यूटीज के सदस्य भी रहे। इनके अध्ययन का बहुत बड़ा व्यापक प्रभाव पड़ा। उन्होंने राजनीति, न्यायशास्त्र एवं इतिहास का अध्ययन किया, बल्कि मुद्रा, सार्वजनिक वित्त, शिक्षा एवं धर्म पर भी काफ़ी मनन किया। उनकी बौद्धिक क्षमता के आधार पर उन्होंने कई पद्धतियों का उल्लेख किया और उन्होंने अपने ऐतिहासिक तथा तुलनात्मक अध्ययन पद्धति पर जोर दिया। बोधा का धार्मिक सहिष्णुता के साथ साथ इंद्रजाल, प्रेत विद्या आदि पर भी बड़ा विश्वास था और वह तत्कालीन अंधविश्वासों से प्रभावित नहीं रह पाया था। सेपाइन के शब्दों में बोधा अंधविश्वास, बुद्धिवाद, रहस्यवाद, उपयोगितावाद और पुराणवाद का एक अनुपम मिश्रण है। बोधा ने राजनीति के अनेकों पक्षों पर अध्ययन किया और अपने विचार रखे। उनके विचार रूढ़िवादी होते हुए भी पुनरुत्थान की भावना पर ध्यान देते थे। उनका विचार राजतंत्र ही फ्रांस को विनष्ट होने से बचा सकता है और राजा की सर्वोच्चता द्वारा ही फ्रांस में एकता की पुनर्स्थापना की जा सकती है, ऐसा उनका मानना था। राज्य संप्रभुता के सिद्धांत को प्रतिपादित करने का महान श्रेय बोधा को ही जाता है और उनकी यह विलक्षण प्रतिभावान केवल अपने युग में ही यशस्वी नहीं बना, बल्कि भविष्य में भी वह अमर हो गया। उनकी महत्वपूर्ण कृतियां थी रेस्पॉन्स डे नोमेनी, हेप्टा, प्लोमर्स, यूनिवर्स नेचर थिएट्रम, 6 लिवर्स डी लॉ रिपब्लिक। बोधा का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ यह 6 लिव्स डी लॉ रिपब्लिक था, जिसे रिपब्लिक कह दिया जाता है। 1576 ईस्वी में प्रकाशित हुआ और इनका प्रयोजन तत्कालीन गृह युद्ध में राजनीति की स्थिति को मजबूत करता है। मैक्सी ने तो इसे सच्चे अर्थों में राजनीति शास्त्र का पहला आधुनिक ग्रंथ कह दिया है। सेबाइन ने बोधा के रिपब्लिक की आधुनिक राजनीति के लिए वही काम किया जो अरस्तु के लिए किया। अध्ययन पद्धति: बोधा ने मुख्यतः ऐतिहासिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन पद्धति पर जोर दिया, अर्थात उन्होंने इतिहास की घटनाओं के बारे में भी ध्यान रखा और उनका ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करने के बाद उनका विश्लेषण करके अपने दर्शन को आगे बढ़ाया। उन्होंने अनेकों विद्वानों मैकियावेली की आलोचना की और अपनी पद्धति में दर्शन का निषेध किया था, जिन्होंने उसके मतानुसार मैकियावेली ने राजनीति और नीति शास्त्र में विच्छेद इसलिए किया था कि उसकी पद्धति दर्शन परिष्कृत न होकर पूर्णतः अनुभव प्रधान थी। बोधा प्लेटो एवं सर थॉमस मोर की कल्पनावादी राजनीति को भी पसंद नहीं करता था, क्योंकि इन कल्पनावादियों द्वारा इतिहास की अवहेलना की गई है। तो इस प्रकार उन्होंने अपने अनेकों विचारकों के अध्ययन को समझा और उनका कटाक्ष किया।
अपने ग्रंथ रिपब्लिक में उसने अरस्तु की पॉलिटिक्स की पद्धति का अनुसरण किया। जिस तरह अरस्तु ने 158 यूनानी गणराज्यों का अध्ययन किया, तुलनात्मक अध्ययन किया और अपने ग्रंथ का प्रणयन किया, उसी प्रकार बोधा ने भी प्राचीन मध्यकालीन में तत्कालीन इतिहास का गंभीर अध्ययन करके राजनीतिक सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो इस प्रकार उन्होंने राजनीति में अनेकों ऐतिहासिक घटनाओं का अध्ययन करके अपने विचार प्रस्तुत किए। अब हम सीधे ही चलते हैं बोधा के प्रभुसत्ता संबंधी विचारों के बारे में। बोधा के राज दर्शन का सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रभुसत्ता संबंधी है, और यद्यपि इस सिद्धांत के बीज यूनान और रोम के प्राचीन विचारकों में उपलब्ध थे, फिर भी बोधा वह पहला व्यक्ति था जिसने बड़ी स्पष्टता से और वैज्ञानिकता से इसे राजनीतिक शास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत बना दिया। अर्थात जो संप्रभुता का सिद्धांत है वो राजनीतिक शास्त्र का महत्वपूर्ण सिद्धांत बनाने में बोधा का महत्वपूर्ण योगदान है। बोधा ने प्रभुसत्ता की विभाजक रेखा खींची और राज्य को अन्य परिवारों से पृथक करती है। उनके मत में प्रभुसत्ता नागरिकों और प्रजाजनों पर प्रयुक्त की जाने वाली वह सर्वोच्च शक्ति है जो कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती, अर्थात कानून के बंधन से मुक्त है। ये मुख्य उसकी परिभाषा थी जिसके आधार पर हम संप्रभुता का अध्ययन करते हैं और संप्रभुता को समझते हैं। अब इसका निष्कर्ष क्या निकलेगा इस परिभाषा का, कि विधिवत प्रशासित प्रत्येक स्वतंत्र समुदाय में ऐसी कोई शक्ति होनी चाहिए जो एक व्यक्ति में निहित हो या अनेक में, जिससे विधियों की स्थापना होती हो और जो स्वयं कानून का स्रोत हो। इससे तात्पर्य क्या निकला कि संप्रभुता किस में निहित होनी चाहिए, एक व्यक्ति या समूह में जो कानून द्वारा नियंत्रित नहीं होती, अर्थात वह कानून के बंधन से मुक्त होती है और खुद ही कानून बनाने वाला स्रोत होता है। इनका मत था कि प्रभुसत्ता एक राज्य में शासन करने की निरपेक्ष एवं स्थायी शक्ति है, अर्थात एक तरह से वह स्थायित्व की बात भी कर देता है और वह किसी के लाग लपेट में भी नहीं रहती। राज्य अपने क्षेत्र में रहने वाले सभी नागरिकों और प्रजाजनों पर निरपेक्ष एवं अंतिम सत्ता रखता है। बुद्ध इस विचार से वास्तव में दो उद्देश्यों की सिद्धि करता है। प्रथम तो वह राज्य के लौकिक विषयों पर पोप एवं पवित्र रोमन सम्राट जैसे किसी भी बाहरी प्राधिकारी के अधिकार के दावे को निषेध करता है, और दूसरी वह सामंतों, सरदारों, नगरों, निगमों आदि के किसी भी अदेय अधिकार एवं अभिव्यक्ति को ठुकरा देता है, क्योंकि उन्हें इस तरह के अधिकार देने का अर्थ राज्य की संप्रभुता की निरपेक्षता को कम करना है। बुद्ध के इन विचारों के विश्लेषण से स्पष्ट होता है कि राज्य की बाह्य और आंतरिक दोनों प्रभुसत्ता का पक्षपाती था, अर्थात राज्य आंतरिक दृष्टि से और बाह्य दृष्टि से संप्रभु होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, ताकि जो भी राज्य के सामने समस्याएं आए उन समस्याओं का वह स्वयं निराकरण कर सके। तो इस प्रकार बुद्ध की जो ये परिभाषाएं थी उनको हम बात कर सकते हैं कि बुद्ध संप्रभुता को निरपेक्ष मानता है और वह यह कहता है कि किसी भी प्रकार की अन्य शक्ति इनको राज्य को ठुकरा नहीं सकती, राज्य का नुकसान नहीं कर सकती। बुद्ध ने प्रभुसत्ता की एक अन्य विशेषता बताई कि वह कानून के नियंत्रित नहीं होता, कानून से नियंत्रित नहीं होती, क्योंकि प्रभु स्वयं कानून का स्रोत है। जो कानून स्रोत है वो कैसे नियंत्रित हो सकती है, और वह राज्य में सर्वोच्च शक्ति का उपभोग करता है और स्वयं उन कानूनों से बंधित नहीं हो सकता जिन्हें उसने जनता के लिए बनाया है। प्रभुसत्ता सब प्रकार के बंधनों और मर्यादाओं से भी मुक्त होती है, यानी इस प्रभुसत्ता पर किसी भी प्रकार के कोई बंधन नहीं होते। प्रभुसत्ता की अन्य विशेषता इसका जनता में निहित होना। उसी के शब्दों में मैं ये स्वीकार करता हूं कि प्रभुसत्ता व्यक्तियों में नहीं रहती बल्कि जनता में रहती है। इसका तात्पर्य यह हुआ कि संप्रभुता का स्रोत जनता है, ना कि कोई एक व्यक्ति। बुद्ध के प्रभुसत्ता संबंधी विचारों की हम बात करते हैं, उसके आधार पर कुछ निष्कर्ष निकलते हैं। बुद्ध ने प्रभुसत्ता के प्रयोग की विधि संगत होने के पक्ष में था। विधि संगत का अर्थ होना है अथवा प्राकृतिक विधि के अनुरूप होना है। विधि संगतता का क्या तात्पर्य है, न्यायपूर्ण होना अथवा प्राकृतिक विधि के अनुरूप होना। बोधा कहता है कि बोधा डाकों के एक गिरोह की निरंकुशता और प्रभुसत्ता में अंतर स्वीकार करता है। उसकी मान्यता थी कि प्रभुसत्ता का प्रयोग प्राकृतिक कानून
नैतिकता एवं न्याय के अनुसार ही होना चाहिए। प्रबोधा की प्रभुसत्ता संबंधी विचारों की विशेषताएं निम्न प्रकार से हैं कि सार्वभौमिकता अथवा प्रभुत्ता सर्वोच्च शक्ति है। दूसरा है प्रभुसत्ता शाश्वत एवं स्थायी है। संप्रभु शक्ति सत्ताधारी मर सकता है लेकिन संप्रभुता नहीं मर सकती। प्रभुसत्ता कानूनों का स्रोत है, अर्थात कानूनों का उद्भव प्रभुसत्ता से ही होता है। यह राज्य की एक अनिवार्य तत्व है, यानी राज्य के लिए आवश्यक है। जो राज्य के 4 तत्व उनमें प्रभुत्वता आवश्यक अंग है। यह अविभाज्य होती है, विभाजित नहीं की जा सकती। प्रभुत्व शक्ति किसी दूसरी शक्ति को दी भी नहीं जा सकती, हस्तांतरित भी नहीं की जा सकती। इसके बाद प्रभुसत्ता की सीमाएं और उसके अंतर्विरोध। बोधा की प्रभुसत्ता पर पहली सीमा ईश्वरीय एवं प्राकृतिक नियमों की है। यानी बोधा ये कह देता है कि वह राज्य पर राज्यों की शक्ति, वो संप्रभुता प्रजाजनों पर शक्ति है और वह किसी अन्य शक्ति के कंट्रोल में भी नहीं है। लेकिन एक जो ये परिभाषा है, ये जो एक बात है कि ईश्वरीय एवं प्राकृतिक नियमों की, कई बार कुछ एक चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको हम ये मानकर चलते हैं कि ये भगवान के कारण है। जैसे प्रकृति कई बार हमें बदला लेती है, प्रकृति हमें दंडित करती है, तो वो भी एक अपने आप में प्रभुसत्ता है। दूसरी है प्रभुसत्ता की बोधा की प्रभुसत्ता सिद्धांत का दूसरा अंतर्विरोध है, यह है कि वह संपत्ति के अधिकार को प्राकृतिक और अलंघनीय मानता है। जो प्रभु किसी व्यक्ति से उसकी संपत्ति के बिना नहीं छीन सकता। उसके अनुसार कर लगाने के लिए देश की प्रतिनिधि सभाओं की सम्मति ली जानी चाहिए। अन्य प्रकार के कानूनों को बनाने में वह किसी सम्मति की आवश्यकता नहीं समझता। बोधा निजी संपत्ति को पवित्र और अपरिहार्य मानता है। इसका मतलब क्या हुआ कि वह ये कहता है कि कोई उसकी निजी संपत्ति को नहीं ले। तीसरा प्रतिबंध देश के मौलिक कानूनों का। बोधा का विचार है कि प्रत्येक देश में संविधान संबंधी कुछ ऐसे नियम होते हैं जिनका उल्लंघन राजा को नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसे संवैधानिक कानून होते हैं जिन पर स्वयं प्रभुत्व आधारित होता है, अतः प्रभु उनका उल्लंघन नहीं कर सकता। तो इस प्रकार से हम बोधा के प्रभुसत्ता संबंधी विचारों के बारे में अध्ययन करते हैं। धन्यवाद।